आज के इस वीडियो सेशन का हम लोगों का मेन मोटो है यूजर डिफाइंड फंक्शन को समझना। राइट, कि कोई भी एक फंक्शन कैसे काम करता है। स्पेशली जो बिगिनर्स होते हैं उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि फंक्शन कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पे हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं कि कोई भी फंक्शन अगर काम करता है तो कैसे काम करेगा। इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक मैथमेटिक्स का इंट्यूशन लेंगे कि जो मैथमेटिक्स का फंक्शन है वो कैसे काम करता है। उसके बाद में हम लोग समझेंगे कि जो फंक्शन होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं हमारे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और उसमें फंक्शन प्रोटोटाइप क्या होता है, और फिर उस सारे का एक एक एग्जाम्पल्स हम देखने वाले हैं डिटेल से। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि इसका मैथमेटिकल इंट्यूशन क्या है। राइट, तो यहाँ पे देखो कि जब आप कोई भी मैथमेटिक्स का फंक्शन बनाते हो तो हम लोग क्या लिखते हैं कि फंक्शन के अंदर एफ एक्स, और एफ एक्स को डिफाइन करते हो सपोज कि एक्स स्क्वायर प्लस 5। राइट, तो यहाँ पे अगर हमारा एक एफ एक्स डिफाइन हो गया तो अब हम लोग एफ एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर इसमें हमने लिखा एफ ऑफ 2 तो इसका आंसर इजिली निकल सकता है। यहाँ पे हम लोग निकालेंगे कितना, 2 है x का वैल्यू, तो मैंने x की जगह पर 2 डाल दिया, तो 2 स्क्वायर एंड प्लस 5, सो वी विल गेट हियर 9। अब यहाँ पे दो बातें अच्छी तरह से ध्यान में रखना है कि ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर हमने क्या किया कि एक वैल्यू सप्लाई किया। तो यहाँ पे हमने सप्लाई किया फंक्शन को 2। राइट, तो ये फंक्शन पलट के मुझे कितना दिया, 9। राइट, तो हमने जो फंक्शन को सप्लाई किया दैट इज कॉल्ड द पासिंग वैल्यू। राइट, और ये जो फंक्शन मुझे पलट के आंसर दिया है 9, दैट इज कॉल्ड द रिटर्निंग वैल्यू। रिटर्निंग वैल्यू। राइट, तो यहाँ पे अब फंक्शन समझ में आ गया होगा कि मैथमेटिक्स में जिस तरह से हम लोग एक फंक्शन को लिख सकते हैं उसी तरह से सी प्रोग्रामिंग में भी लिखना है। लेकिन इसको समझने के लिए एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि सपोज एफ हमारा एक फंक्शन है और उसके अंदर मैंने पास किया अभी दो वैल्यू। राइट, एफ ऑफ एक्स कमा वाई, और इसको मैंने डिफाइन कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई। राइट, जब हमारा एफ, ये फंक्शन एफ अगर डिफाइन है तो हम इसमें डाल सकते हैं सपोज f2,3, तो ये मुझे पलट के कितना देगा, तो 2 स्क्वायर एंड प्लस 3। राइट, तो मुझे कितना आंसर मिल जाएगा, 4 प्लस 3 इज 7। तो यहाँ जो हम सप्लाई कर रहे हैं वैल्यू को, फंक्शन के अंदर जो हमने वैल्यू पास किया, ओके, यहाँ पे x और y का वैल्यू। राइट, सो दिस टू will be received by x and 3 will be received by y। ठीक है, तो x की जगह पर आप 2 डाल दो, y की जगह पर 3 डाल दो, आपको 7 मिल जाएगा। अब यहाँ पे दो चीजें समझ में आ गई आपको कि हम लोगों को कोई भी फंक्शन अगर डिफाइन करना है तो उसके अंदर हम आर्गुमेंट पास कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द पासिंग आर्गुमेंट्स। एंड अगर हम लोग कोई वैल्यू पास करते हैं तो उसका पलट के जो रिजल्ट मिलता है दैट इज कॉल्ड द रिटर्निंग वैल्यू। क्लियर, यहां तक हम लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा शायद। तो इसके आगे हम लोगों को समझना है एक पॉइंट और, कि अगर मैं यहाँ पे डालूं कि f ऑफ x इज इक्वल्स टू x प्लस वाई। राइट, तो इस फंक्शन के लिए अगर मैं डालता हूँ f5 तो मुझे कितना आंसर मिलेगा, 10। अच्छा देखो, यहाँ पे अगर हमने एक f के अंदर 5 को पास किया, राइट, तो मुझे 10 आंसर मिला। ऐसा हो सकता है कि अगर मैं f5 करूं तो मुझे 12 आंसर मिल जाए। सोचो पहले आप कि f5 का आंसर 12 हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं। ठीक है, आप बिल्कुल करेक्ट हो कि क्योंकि 5 जब हम पास करेंगे इस फंक्शन के लिए, ये फंक्शन का डेफिनेशन मुझे चेंज नहीं करना है। राइट, तो अगर हम एफ एक्स डिफाइन किया हुआ है x प्लस 5, तो यहाँ पे अगर मैं 5 को पास करता हूँ तो ये मुझे पलट के 10 ही देगा।
12 कभी भी नहीं आएगा, राइट। तो हमारा एक कंक्लूजन यहाँ से निकाल सकते हैं कि फंक्शन जो होगा उसका आंसर जो रिटर्निंग वैल्यू होगा वो केवल एक ही आएगा। मीन्स the f of 5 cannot return more than one value at a time. This two value can never be returned back. तो अब अगर हम लोग f के अंदर 5 पास किया तो केवल 10 आएगा, 12 नहीं आएगा। ये बात ध्यान से रखना है कि a function can never return more than one value at a time. ठीक है। अब आप ऐसा मत सोचना कि सर अगर हम लोगों ने कर दिया कि f of 3, राइट, तो f of 3 का तो आंसर मुझे अलग हो जाएगा, 8 मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पे देखो हमने 5 को चेंज कर दिया। हम बोलते हैं कि अगर सेम वैल्यू के लिए मुझे 2 आंसर मिल सकता है क्या, रिटर्निंग आंसर, तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। अगर मैंने f5 लिखा तो मुझे केवल 10 ही मिलेगा, 12 कभी नहीं मिलेगा। उसी तरह से f3 का आंसर 8 ही मिलेगा, इसका 8 को छोड़ करके कोई आंसर नहीं मिल सकता है, जैसे 12 नहीं मिलेगा, 10 नहीं मिलेगा, 19 नहीं मिलेगा, कोई अलग वैल्यू मिलना नहीं है। ये मैथमेटिक्स में हम लोग पहले से जानते हैं, 12th में 11th में आपने पढ़ा होगा। ये फंक्शन के अंदर जो हम लोग वैल्यू पास करते हैं उस फिक्स वैल्यू के लिए केवल एक ही रिटर्निंग आंसर होगा, राइट। यहाँ तक तो मुझे मैथमेटिकल इंट्यूशन मिल गया है। अब हम लोग चलते हैं फंक्शन की टाइप के ऊपर, राइट। तो यहाँ पे जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोगों को सपोर्ट करता है वो एक है हमारा इनबिल्ट फंक्शन। अब इनबिल्ट फंक्शन क्या हुआ, जो पहले से बना हुआ है, इसको हम लोग बोल सकते हैं लाइब्रेरी फंक्शन, ठीक है। ये मेरा लाइब्रेरी फंक्शन कहलाता है। लाइब्रेरी फंक्शन के अंदर बहुत सारे फंक्शंस पहले से डिफाइन करके रखे हुए हैं, ठीक है, जो हम लोगों को बना बनाया मिलता है, दैट इज कॉल्ड द इनबिल्ट फंक्शन और लाइब्रेरी फंक्शन, राइट। जैसे आपने यूज किया होगा कि printf, अगर हमने यूज किया, सो printf इज ऑलरेडी डिफाइंड इन द लाइब्रेरी फाइल, राइट। सो लाइब्रेरी फाइल मीन्स हेडर फाइल, हम लोग हेडर फाइल भी बोलते हैं ना इसको। हेडर फाइल के अंदर में हमारा बहुत सारे फंक्शंस पहले से डिफाइन करके रखा हुआ है। सो printf इज predefined inside the library, okay, so this is the inbuilt function। इसी तरह से आप यूज कर सकते हो sqrt, आपने यूज किया होगा। so sqrt will return the square root of the number, right। so ये सब फंक्शन पहले से बना हुआ है और इसका डेफिनेशन पहले से फिक्स है, हम इसके डेफिनेशन को चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन फ्यूचर में अगर मुझे जरूरत पड़ गया कि अपना कुछ पर्सनल वर्क करना है, कुछ अपना कुछ लॉजिक इम्प्लीमेंट करना है और उसके लिए मुझे एक सेपरेट फंक्शन की ज़रूरत है, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम खुद का एक अपना फंक्शन डिफाइन करेंगे। सपोज अगर मैंने लिखा डिस्प्ले, राइट, सो डिस्प्ले is not defined in any library function that is provided by the C programming language, right। तो ये डिस्प्ले फंक्शन क्या करेगा, ये सारी बातें मुझे खुद ही डिफाइन करना पड़ेगा। इसके लिए हमको सब कुछ खुद ही कोड लिखना पड़ेगा कि ये डिस्प्ले फंक्शन वर्क क्या करेगा, क्लियर। तो यहाँ पे यूजर डिफाइंड फंक्शन वैसा फंक्शन जो प्रोग्रामर या यूजर अपने चॉइस से अपने बिजनेस लॉजिक को इम्प्लीमेंट करता होगा अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट, राइट। अभी हमको जरूरत पड़ गया कि मैं यहाँ पे केवल सैलरी कैलकुलेट करूंगा या डीए कैलकुलेट करूंगा, तो यहाँ पे मुझे अपने बिजनेस लॉजिक के हिसाब से अपना कोड लिखना है, जो कोड पहले से लाइब्रेरी के अंदर डिफाइंड नहीं है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये फंक्शंस पहले से डिफाइंड है और ये फंक्शन मुझे खुद क्रिएट करना है, क्लियर। तो जब कभी भी हम लोगों को अपना फंक्शन क्रिएट करना होता है तो उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये 3 पॉइंट हम लोगों को समझना है, राइट, कि प्रोटोटाइप क्या होता है, फंक्शन कॉल क्या होता है और फंक्शन डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम लोग चलते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप के लिए, ठीक है। सो फंक्शन प्रोटोटाइप जो हम लोग बनाएंगे यहाँ पे, राइट, तो फंक्शन पहले हम लोग देखते हैं कि फंक्शन प्रोटोटाइप लिखने के लिए सिंटैक्स क्या है, राइट। तो सिंटैक्स की बात करें हम लोग, सबसे पहले पहला पॉइंट है हमारा कि कोई भी प्रोटोटाइप अगर हम बनाएंगे तो उसका सिंटैक्स क्या होगा। तो सिंटैक्स लेते हैं यहाँ पे कि कोई भी फंक्शन का सिंटैक्स लिखने के लिए पहले हम लोगों को बताना है
कि इसका रिटर्निंग टाइप क्या होगा, फंक्शन का रिटर्निंग टाइप क्या है, उसके बाद फंक्शन नेम क्या है, राइट। और उसके अंदर हम लोगों को बताना है कि पासिंग आर्गुमेंट क्या होगा। हालांकि ये पासिंग आर्गुमेंट हमारा ऑप्शनल है, इसीलिए हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डालते हैं, राइट। अब आप समझो कि ये रिटर्निंग टाइप और पासिंग आर्गुमेंट, जैसा कि हम लोगों ने पहले ही मैथमेटिकल इंट्यूशन में देखा था कि यहाँ पे जो हम लोग फंक्शन के अंदर लिखते हैं दैट इज कॉल्ड द पासिंग वैल्यू एंड दिस इज द रिटर्निंग वैल्यू, जो हमको पलट के फंक्शन रिटर्न करके आंसर देता है दैट इज कॉल्ड द रिटर्निंग वैल्यू। तो मुझे क्या करना है कि जब मैं प्रोटोटाइप लिखूंगा तो मुझे पहले बताना है कि आपका रिटर्निंग टाइप क्या है। सपोज इंटीजर है हमारा, या फ्लोट है, राइट, या डबल है, जो भी रिटर्निंग टाइप है वो टाइप मुझे यहाँ पे बताना है। उसके बाद फंक्शन का नाम, तो फंक्शन का नेम हम लोगों को जो बताना था यहाँ पे, सपोज एफ हमने फंक्शन लिया था, राइट। तो हम यहाँ पे फंक्शन का नाम आप कुछ भी चॉइस करके दे सकते हो। सपोज एफ हमने फंक्शन का नाम दिया और इसके अंदर हम लोगों को क्या देना है कि पासिंग आर्गुमेंट्स, राइट। तो यहाँ से हम लोगों को पासिंग आर्गुमेंट बताना है और पासिंग में जो भी हम लोग यहाँ पे डाल रहे थे वैल्यू, इसके अंदर ये हमारा पासिंग वैल्यू हो गया, ये हमारा पासिंग आर्गुमेंट्स हो गया, राइट। तो जब हम लोग यहाँ पे प्रोटोटाइप लिखेंगे तो प्रोटोटाइप में वो सारी बातों को पहले से बता देना है सिस्टम को, क्योंकि आप जब कभी भी कोई भी वेरिएबल्स यूज करते हो तब भी आपको पहले वेरिएबल का टाइप बताना जरूरी होता है, राइट। बिना वेरिएबल्स को डिफाइन किए हुए हम लोग उसको यूज नहीं कर सकते। जैसे आप देखो एक एग्जांपल से समझो कि अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि x इज इक्वल्स टू 40, राइट। तो डायरेक्टली अगर मैं लिख दूं कि x इक्वल्स टू 40 है तो ये हमारा कंप्यूटर एक कंपाइलेशन के टाइम में एरर बताएगा दैट x इज नॉट डिफाइंड, राइट, क्योंकि x का टाइप क्या है ये टाइप अभी तक हम लोगों को पता नहीं है। क्लियर। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे टाइप बताना पड़ता है कि ये हमारा इंटीजर है, राइट। और x जब पता चल गया कि इसका टाइप इंटीजर है तो मैं इसके अंदर में कोई भी इंटीजर वैल्यू डाल सकता हूँ। क्लियर। तो आपको याद होगा कि INT क्या है, ये एक हमारा डेटा टाइप है, ओके। तो ये डेटा को अगर मैं स्टोर करना चाहता हूँ किसी वेरिएबल के अंदर तो उस वेरिएबल का टाइप मुझे बताना जरूरी है, दैट इज कॉल्ड द डेटा टाइप। उसी तरह से अगर मैं किसी फंक्शन को यूज करना चाहता हूँ, ठीक है, अगर मैं ये f एक फंक्शन है, इस फंक्शन को मैं यूज करना चाहता हूँ तो इसका टाइप मुझे जरूर बताना पड़ेगा पहले, ठीक है, कि ये फंक्शन करेगा क्या, इसका रिटर्निंग क्या है, इसके अंदर पासिंग क्या है। और ये जो टाइप हम लोग डिफाइन करते हैं इसी को बोलते हैं हम लोग प्रोटोटाइप, राइट। सो दैट इज कॉल्ड द प्रोटोटाइप। तो प्रोटोटाइप को हम लोग कुछ और नहीं करना है, बस जो फंक्शन का टाइप है वो हमारा प्रोटोटाइप है गया और जो डेटा का टाइप है वो हमारा डेटा टाइप हो गया, राइट। अब यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा कि फंक्शन का प्रोटोटाइप क्या होता है। तो हम फॉर्मल डेफिनेशन के पीछे नहीं जा रहे हैं, डेफिनेशन आपको कहीं पे भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों को बस समझना है कि प्रोटोटाइप क्या होता है। तो प्रोटोटाइप फंक्शन के लिखने का एक सही तरीका है कि कोई भी फंक्शन अगर हम लोग लिखते हैं तो उसको कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे, उसका रिटर्निंग वैल्यू क्या होगा, उसका पासिंग वैल्यू क्या होगा, राइट, और फंक्शन क्या है। क्लियर। तो अभी अगर हमारा सिंटेक्स समझ में आ गया होगा कि फंक्शन का रिटर्निंग टाइप है, उसके बाद में फंक्शन का नाम देना है और इसके अंदर पासिंग आर्गुमेंट्स हैं, राइट। तो सिंटेक्स क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं केस 1 पे कि अगर हमारा पहला केस लेते हैं कि जिसके अंदर हम लोगों को ना तो कुछ रिटर्न करना है और ना ही कुछ पास करना है। तो इसको समझो कि हमारा कोई भी प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होता है तो कहाँ से एग्जीक्यूट होता है, मेन फंक्शन से। यहाँ पे हमारा मेन फंक्शन है और सपोज करो कि ये मेन फंक्शन के अंदर हमारे पास बहुत सारे लाइंस ऑफ स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं, राइट। अब इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ और इस मेन फंक्शन के अंदर सपोज करो कि इसके अंदर बहुत सारे लाइंस है। वो लाइंस कैसे एग्जीक्यूट करता है, तो पहला लाइन नंबर 1, फिर लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3 एंड 4, राइट।
एक एक करके एग्जीक्यूट करेगा। अगर यहाँ पे मेरा कोई फंक्शन है, सपोज कि मैंने लिखा है प्रिंट एफ, राइट, तो ये प्रिंट एफ जो फंक्शन है वो कैसे काम करता होगा, तो इसके अंदर का जो भी कोड होगा वो हमारे लाइब्रेरी फाइल के अंदर होगा, राइट। तो इस फंक्शन के अंदर, लाइब्रेरी के अंदर, यहाँ पे इसका डेफिनेशंस लिखा होगा, बहुत सारे कोड्स है, लाइंस ऑफ कोड लिखा हुआ है। तो सबसे पहले वो क्या करेगा, ये स्विच कर जाएगा हमारा लाइब्रेरी के अंदर, राइट। लाइब्रेरी हमारा कौन सा होगा, सपोज हमारा लाइब्रेरी फाइल है stdio.h। तो ये लाइन नंबर 2 जैसे ही मिला होगा वो सबसे पहले गया होगा stdio.h के अंदर, और ये जो लाइंस ऑफ कोड है हमारा, वो लाइंस ऑफ कोड यहाँ पे डिफाइंड है, क्लियर। तो ये एक एक लाइन करके एग्जीक्यूट करेगा। सारे लाइंस को एग्जीक्यूट करने के बाद वो वापस आ जाएगा फिर से किसके अंदर, मेन फंक्शन के अंदर, और तब लाइन नंबर 3 को रन करेगा। सपोज लाइन नंबर 3 के अंदर मेरा कोड है sqrt, हमने sqrt को कॉल किया, तब स्क्वायर रूट निकालने का भी बहुत सारे लाइंस ऑफ कोड यहाँ पे लिखा होगा कि हम लोग कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो हम लोग केवल यूज कर लेते हैं इस फंक्शन को, और ये फंक्शन कहाँ पे डिफाइन होगा, लाइब्रेरी फाइल के अंदर। तो इसके अंदर ये जो sqrt है, ये sqrt भी एक लाइब्रेरी का पार्ट होगा। वो कौन सा लाइब्रेरी होगा, तो सपोज math.h। तो ये कंट्रोल का क्या होगा, ये कंट्रोल यहाँ से ट्रांसफर हो जाएगा math.h के अंदर। math.h के अंदर उसका प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा और इसका जो भी आंसर होगा वो रिटर्न बैक कर देगा फिर से वापस मेन फंक्शन को, ठीक है। बस इतना ही समझना है हम लोगों को कि जो भी मेन फंक्शन है हमारा, वो मेन फंक्शन सारे लाइंस ऑफ स्टेटमेंट को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है, क्लियर। और एग्जीक्यूशन के बाद फिर नेक्स्ट लाइन नेक्स्ट लाइन नेक्स्ट लाइन हो जाता है। अब इसी मेन फंक्शन के अंदर मान लो कि हमारा अपना खुद का एक फंक्शन है, सपोज डिस्प्ले एक फंक्शन है। तो डिस्प्ले फंक्शन के अंदर में भी हम लोगों को सेट ऑफ लाइंस लिखना है। हम लोगों को जो भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है वो लाइंस ऑफ स्टेटमेंट यहाँ पे हम लोगों को मेंशन करना है, और इसके एग्जीक्यूशन करने के बाद वो फिर वापस कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा किसके पास, मेन फंक्शन के पास, क्लियर। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर अगर हम लोग समझेंगे तो हम लोग बोल सकते हैं कि मेन फंक्शन है हमारा यहाँ पे, और मेन फंक्शन हमारे फंक्शन को कॉल करेगा, राइट। अभी हम लोग मान लेते हैं कि f हमारा एक फंक्शन है। सो यहाँ पे हमारा मेन फंक्शन क्या करेगा, इस f को कॉल करेगा, और यहाँ पे f अपना लाइंस ऑफ स्टेटमेंट प्रोसेस करने के बाद वापस चला जाएगा किसके पास, फिर से मेन के पास, राइट। तो मेन फंक्शन से अगर हम लोग कोई डेटा को पास करते हैं f के पास, तो वो हम लोग जानते हैं कि उसको बोलते हैं पासिंग। और f जो है वो प्रोसेस करने के बाद अगर कुछ डेटा को रिटर्न करता है मेन के पास, सो दैट इज कॉल्ड द रिटर्निंग, राइट। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, पहला केस पकड़ना है जिसके अंदर ना तो मुझे पास करना है और ना ही कुछ रिटर्न करना है, राइट। तो जब मुझे न पास न रिटर्न करना है तो मैं कैसे उसको लिखूं सिंटैक्स के फॉर्म में, राइट। तो पहला केस है नाइदर पास नॉर रिटर्न। तो यहाँ पे हम लोगों को मेंशन करना है कि ये मेरा मेन फंक्शन है, और मेन फंक्शन से हम लोग का इफ फंक्शन है, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन है f, राइट। इसके पास मुझे कुछ नहीं ले जाना है, नाइदर पास है तो कुछ नहीं पास करना है मतलब वॉइड, और ना ही कुछ मुझे वापस रिटर्न करना है, सो रिटर्निंग टाइप इज ऑल्सो वॉइड, राइट। तो इसका सिंटेक्स क्या लिखेंगे, सिंटेक्स में हम लोगों को पता है कि सबसे पहले मुझे लिखना है उसका रिटर्निंग टाइप, ओके। सो रिटर्निंग टाइप कुछ नहीं है तो हम लोग लिखेंगे रिटर्निंग टाइप इज वॉइड, राइट। एंड देन मेंशन करना है हम लोगों को फंक्शन का नाम, यहाँ पे फंक्शन का नाम है, राइट। तो आप यहाँ पे फंक्शन का नाम क्या यूज करोगे, f। एंड देन हम लोगों को यहाँ पे मेंशन करना है पासिंग आर्गुमेंट, मीन्स पासिंग टाइप हमको बताना है, आर्गुमेंट लिखा है मैंने, यहाँ पे लिखना है पासिंग टाइप,
राइट। तो यहाँ पे हम लोगों को कौन सा टाइप पास कर रहे हैं, तो पासिंग है void, तो मैंने लिख दिया void। अब आप एक यहाँ पे ध्यान दो कि जब मैं कुछ भी पास ना करूं तो बाय डिफॉल्ट पासिंग टाइप void होता है। तो हम इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं कि रिटर्निंग टाइप है void एंड पासिंग टाइप कुछ नहीं है तो दैट इज void। तो हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, void अगर यहाँ पे हम लोग मेंशन नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट void होता है, राइट। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर रिटर्निंग छोड़ देंगे तो क्या होगा। सो रिटर्निंग अगर हम लोग नहीं लिखते हैं तो बाय डिफॉल्ट फंक्शन रिटर्न द इंटीजर वैल्यू, राइट। तो जैसे हम लोग लिए थे कि मैथमेटिकल इंट्यूशन के अंदर कि अगर हम लोग कुछ ऐसा लिखते हैं कि f2, राइट, इस फंक्शन के लिए, राइट। तो अगर मैंने f2 लिखा तो ऐसा कुछ हो सकता है क्या कि इसका वैल्यू कुछ भी ना आए। आप सोच करके देखो कि अगर मैंने इस फंक्शन डेफिनेशन के लिए मैं लिखूं कि f2 और ये f2 मुझे कुछ भी पलट के आंसर ना दे, ऐसा कभी हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अगर मैंने फंक्शन लिखा है तो उसका रिटर्निंग कुछ ना कुछ जरूर होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे बाय डिफॉल्ट बोलते हैं कि रिटर्निंग टाइप उसका इंटीजर होता है, ठीक है। ये हम लोगों को यहाँ पे डिफाइन करके देना है कि अगर कोई फंक्शन का टाइप हम लोगों ने मेंशन नहीं किया है, इसका मतलब है कि उसका रिटर्निंग टाइप इंटीजर होगा, राइट। ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, अभी अभी जस्ट समझना है कि प्रोटोटाइप क्या है, राइट। तो प्रोटोटाइप लिखने का ये फॉर्मूला हमको याद रखना है कि पहले रिटर्निंग टाइप मेंशन करना है, फिर फंक्शन नेम एंड देन पासिंग आर्गुमेंट्स। तो इसलिए यहाँ पे देखो, आप हमने बोला था कि पासिंग के अंदर अगर हमने कुछ नहीं लिखा तो वो ऑप्शनल है, राइट। ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने मेंशन किया है, तो आप नहीं लिखोगे तो बाय डिफॉल्ट वो void हो जाएगा, राइट। तो केस 1 हो गया हमारा। अब चलते हैं हम लोग केस 2 के ऊपर, राइट। केस 2 में हमारा क्या है कि पासिंग बट नॉट रिटर्निंग। यहाँ पे हम लोग को क्या करना है कि मुझे कुछ वैल्यू पास तो करनी है, राइट। यहाँ पे हमारा फिर से मेन है, राइट, और यहाँ पे हमारा फंक्शन है f। तो यहाँ पे पास करना है, सपोज हम चाहते हैं कि एक कोई भी इंटीजर वैल्यू लेकर के जाओ, राइट, लेकिन रिटर्निंग मुझे नहीं चाहिए, तो void कर देंगे। अब अकॉर्डिंग टू द प्रोटोटाइप हम लोगों को पहले मेंशन करना है रिटर्निंग टाइप, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा रिटर्निंग क्या है, void। आप लिख सकते हो, आप खुद से ट्राई करके देखना वीडियो पॉज करके। तो रिटर्निंग टाइप void है, फंक्शन नेम हमारा पता है f, राइट। सो फंक्शन नेम, यूजर डिफाइंड फंक्शन नेम इज f एंड पासिंग हमारा क्या है, इंटीजर। तो आप यहाँ पे मेंशन कर दो कि मुझे एक इंटीजर पास करना है, राइट। अब इस ये हमारा एक फॉर्मल डिक्लेरेशन है एक्चुअली। प्रोटोटाइप क्या है, प्रोटोटाइप इज अ फॉर्मल डिक्लेरेशन, राइट। तो इसको हम एक तरीके से और भी ऐसे लिख सकते हो कि सपोज मैंने लिखा void f और यहाँ पे इंटीजर, और आप कोई नाम भी मेंशन कर सकते हो यहाँ पे। ये नेम कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता है अभी, क्योंकि जिस समय हम लोग एक्चुअली फंक्शन को कॉल करेंगे वहां पे नाम देना है। यहाँ पे जस्ट मुझे एक टाइप बता देना है कि अगर हम कोई फंक्शन को कॉल करते हैं तो उस समय हमको कौन सा टाइप का डेटा पास करना है, ये कंपलसरी है। वेरिएबल नेम देना कंपलसरी नहीं है, आप दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, आपकी चॉइस, राइट। ये केस 2 है हमारा। अब चलते हैं हम लोग केस 3 के ऊपर। तो केस 3 में हम लोग देखते हैं केस 3 का क्या काम, राइट। केस 3 में हम लोगों को क्या करना है, रिटर्निंग बट नॉट पासिंग। तो यहाँ पे मुझे रिटर्न तो करना है लेकिन पास नहीं करना है। तो मेंशन करते हैं यहाँ पे कि हमारा फिर से एक मेन फंक्शन है और यहाँ पे हमारा है फंक्शन f। यहाँ से हमको कुछ पास नहीं करना है, मतलब मेन से कुछ ले नहीं जाना है, तो void और वापस मुझे रिटर्न कर देना है यहाँ पे। तो आप कोई भी रिटर्न कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि हम लोगों को इंटीजर ही हर बार लेना है, कोई भी रिटर्निंग टाइप हो सकता है, दैट इज मे बी द फ्लोट, कैरेक्टर, इंटीजर, डबल और एनीथिंग,
तो यहाँ पे हम लोग प्रोटोटाइप की अगर बात करो तो प्रोटोटाइप में हम लोग कैसे लिखेंगे कि रिटर्निंग टाइप पहले मेंशन करना है। मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ रिटर्निंग टाइप क्या है अभी हमारा। सो रिटर्निंग टाइप इज फ्लोट एंड देन फंक्शन नेम इज एफ एंड पासिंग टाइप इज void। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दूसरे तरीके से हम लोग लिख सकते हैं कि फ्लोट एफ और पासिंग हम लोग void है इसलिए नहीं भी लिखेंगे तभी भी चलेगा, क्योंकि हमको पता है पासिंग टाइप बाय डिफॉल्ट void होता है। और लास्ट केस जो है वो है हमारा पासिंग एज वेल एज रिटर्निंग। आप देख लो यहाँ पे कि हमारा पासिंग भी है और रिटर्निंग भी है, तो उसका प्रोटोटाइप हम लोग कैसे लिखेंगे, राइट। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि ये एक मेन फंक्शन है मेरा और ये है हमारा फंक्शन f। यहाँ से मुझे पास भी करना है अब की बार, तो मैंने सपोज किया कि पास किया इंटीजर और ये मैंने रिटर्न किया सपोज कैरेक्टर। अब ये कंपल्सरी नहीं है कि मैं इंटीजर पास करूंगा तो इंटीजर ही रिटर्न करना है, जो भी आपको टाइप पास करना है वो पास कर सकते हो और जो भी टाइप रिटर्न करना है वो रिटर्न कर सकते हो। ये कंपल्सरी नहीं है कि पासिंग टाइप और रिटर्निंग टाइप दोनों सेम हो, राइट। तो यहाँ पे मेरा रिटर्निंग टाइप क्या हो गया, पहले लिखना है कैरेक्टर। सो रिटर्निंग टाइप इज char, राइट। फंक्शन नेम इज f एंड पासिंग टाइप इज int। नेम को मेंशन करना चाहो तो आप कर सकते हो, नहीं तो छोड़ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों का चारों प्रोटोटाइप डिफाइन हो गया। अब कुछ स्पेशल केसेस में हम लोगों को मेंशन करना है तो उसको देख सकते हैं, जैसे कि अगर मुझे दो वैल्यू पास करना है, जैसे मैंने यहाँ पे डिफाइन किया कि अगर कोई फंक्शन के अंदर में दो वैल्यू पास करना हो तब उसका प्रोटोटाइप हम लोग कैसे मेंशन करेंगे, राइट। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं कि मल्टीपल वैल्यूज को कैसे पास करेंगे, राइट। तो यहाँ पे कुछ स्पेशल हम लोग लेते हैं स्पेशल केस कि मल्टीपल वैल्यूज को पास करना है मुझे, तो कैसे पास करेंगे, उसका प्रोटोटाइप हम लोग कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे मेन फंक्शन है और यहाँ पे हमारा फंक्शन है f, राइट। इसके अंदर मुझे दो वैल्यू पास करना है, तो दोनों का टाइप यहाँ पे हम लोगों को मेंशन करना है। एक इंटीजर हो गया और एक कैरेक्टर है सपोज, और पासिंग टाइप हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, रिटर्निंग टाइप हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, सॉरी। तो रिटर्निंग हमारा फ्लोट है और पासिंग में इंटीजर और कैरेक्टर है। अब यहाँ पे ये भी नहीं दिमाग में रखना है कि दोनों डिफरेंट होना चाहिए, सेम होना चाहिए। आपको जो जैसा भेजना है आप वैसा डेटा पास कर सकते हो, आपकी मर्जी, राइट। तो इसका प्रोटोटाइप अगर हम लोग लिखें तो रिटर्निंग टाइप तो हम लोग को पता चल रहा है कि फ्लोट है, राइट, और फंक्शन है f, और पासिंग टाइप में हम लोगों को दो आर्गुमेंट्स देना है, दो टाइप बताना है, एक इंटीजर और दूसरा कैरेक्टर, राइट। और जैसा कि आपको पता है कि नेम को अगर मेंशन करना चाहो तो आप वेरिएबल नेम भी यहाँ पे बता सकते हो, राइट। तो f और यहाँ पे मैं लिख दूँ इंटीजर x और कैरेक्टर y। अभी भी दोनों सही है, आपको जैसे लिखना है आप वैसे लिख सकते हो, ठीक है। ये तो हो गया पहला केस मेरा स्पेशल का। अब दूसरा केस हम लोग देखते हैं इसमें। अब इसको पलट देते हैं हम लोग। अगर सपोज करें कि मैं इसको पलट दूं कि ऊपर वाला जो पासिंग था उसको रिटर्निंग में रख देता हूँ और रिटर्निंग वाला वैल्यू को पासिंग में डाल देता हूँ, तब क्या होगा। अभी हमारे पास मेन फंक्शन है और मेन फंक्शन और यहाँ पे एफ फंक्शन, और यहाँ से पासिंग मुझे एक ही चाहिए। देखो यहाँ पे उलट देते हैं, फ्लोट है रिटर्निंग में, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ कि पासिंग मुझे फ्लोट चाहिए और रिटर्निंग में यहाँ पे मुझे इंटीजर और कैरेक्टर चाहिए। तो यहाँ पे मैं इंटीजर और कैरेक्टर करता हूँ। तब आप बताओ कि कैसे आप इसका प्रोटोटाइप लिखोगे। पहले वीडियो पॉज करो, थोड़ा सोचो और फिर उसके बाद में सॉल्यूशन देखना।
ओके, फिर यहाँ हम लोग देखते हैं कि अगर आप ट्राई करोगे तो आप क्या ट्राई करोगे कि int कॉमा कैड एंड देन f और पासिंग टाइप फ्लोट। ये अधिकतर स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, ठीक है, भावनाओं में नहीं बहना है भाई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है कि सब रिटर्निंग टाइप यहाँ पे हम लोग मेंशन करते हैं, रिटर्निंग टाइप यहाँ पे, तो बोलते हैं कि चलो रिटर्निंग कर देते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सोच करके देखो कि कोई फंक्शन है और उस फंक्शन को हमने बोला है कि आप एक इंटीजर वैल्यू भी रिटर्न करो और कैरेक्टर भी रिटर्न करो, जबकि हम लोगों को पता है कि पहले ही रूल में पढ़े थे कि कोई भी एक फंक्शन जो होगा वो मल्टीपल वैल्यूज को रिटर्न नहीं कर सकता है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे मेंशन किए थे। पहले आपको याद होगा हमने बोला था कि f ऑफ 5 जब देंगे तो उसका वैल्यू हमको एक ही मिलेगा, 10 मिलेगा, और 10 के अलावा और कुछ नहीं मिलना है, राइट। सो f5 कैन नॉट रिटर्न मोर देन वन वैल्यू। सेम लॉजिक हम लोगों को यहाँ पे मेंशन करके रखना है कि अगर मेरा एक फंक्शन है f, राइट, so this function cannot return more than one value at a time, either it will return integer or character but cannot return integer as well as character, right। तो कभी भी ऐसा हम लोगों को नहीं करना है, ऐसा अगर आता है तो आप इस तरह के प्रोसेस को नहीं करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है, राइट। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, अगर कुछ डाउट है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई कर दूं। ओके, तो इस वीडियो में यहीं तक। इसके आगे का काम हम लोग करेंगे कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है, कैसे उसका एग्जाम्पल क्या होगा, वो एग्जाम्पल वाला पार्ट मैं आपको दूसरे वीडियो में दूंगा, क्योंकि ये वीडियो मुझे लगता है थोड़ा सा लंबा हो रहा है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के साथ इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मेंशन करेंगे। थैंक यू।